हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत वाली सीरीज के अंतर्गत फिर से एक टॉपिक के साथ में हम भी हाजिर है आपके सामने। आज दोस्तों बात करेंगे हम न्याय पर, जस्टिस पर, और जानेंगे दोस्तों कि न्याय एक्चुअल में होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग डाटा प्रोवाइड करते हुए दोस्तों संपूर्ण न्याय व्यवस्था के बारे में हम समझने का यहां पर प्रयास करेंगे, जहां से कि इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी डाउट अवशेष नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते दोस्तों, अपना सेशन को शुरू करें। उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं दोस्तों, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिकतम लोग इसे ज्वाइन कर सके। चलिए दोस्तों, सीरीज कंटिन्यू चल रही है। 3 सब्जेक्ट यहां पर कंप्लीट स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, याद कर रखिए। और 1 बाय 1 कंप्लीट करते हुए ही अब आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत तो कुछ ही दिनों में कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद जस्ट बाद में भारतीय संविधान पर डिस्कशन चालू कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार से 5 सब्जेक्टों को क्लियर करेंगे यहाँ बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। दोस्तों, कोई भी दोस्त अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से प्रज्ञान हिंदी को एक बार विजिट करें। उम्मीद करता हूं कि आपके पसंद लायक डाटा आपको वहां पर जरूर मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब क्लासेस है दोस्तों, कोई चार्जेस वहां पर भी अप्लाई नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूनिट 4 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 4 के अंतर्गत हमें 5 टॉपिकों पर चर्चा करनी है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और नागरिकता, जिसमें से स्वतंत्रता, समानता पर डिस्कशन हो चुका है, न्याय पर आज हो रहा है। इसके बाद 2 टॉपिक मात्र और बचेंगे आपके, अधिकार और एक नागरिकता। ठीक है ना, इसी के साथ में हमारी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते दोस्तों। तो जान लेते हैं कि आज का हमारा सारांश क्या है, आज की कंप्लीटली क्लास में हमें पढ़ना क्या क्या है दोस्तों। तो न्याय, सबसे पहले तो न्याय। अब न्याय के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या, सबसे पहले न्याय का अर्थ देखेंगे, प्रकार देखेंगे और उसके तुरंत बाद में निष्कर्ष। दैट्स ऑल। ये 3 बिंदुओं के माध्यम से हम आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, न्याय को एक बार व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें। एक्चुअल में न्याय, देखिए, ऐसे तो हमें समझ है कि न्याय क्या होता है। भाई, न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की आवश्यकता होती है ना। और न्याय के बारे में हमारी सामान्य धारणा हमारे अंदर है, हमें समझ है इतना कि न्याय हो एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है ना। लेकिन समस्या कब आ जाती है, जब उसको आपको लिखने का बोला जाए। तो अब आप जो है 1 या 2 लाइन में ही न्याय को डिस्क्राइब करके रह जाएंगे। अगर आपसे बोला जाए कि न्याय को पूरे विस्तार से लिखिए तो आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ छोटी मोटी समझ हमारे अंदर इसकी इनबिल्ड की गई है, लेकिन वास्तविक रूप से न्याय क्या है इसकी हमें समझ अभी भी नहीं है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है हमारा न्याय, क्योंकि न्याय अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं होता। संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों इसका उल्लेख नहीं होता। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत की गई है। दोस्तों, न्याय की बात करें तो न्याय एक इतना महत्वपूर्ण पक्ष है, या कहें कि इतना महत्वपूर्ण पहलू है मानव जीवन के लिए कि इसी को लेकर के लॉर्ड ब्राइस ने कहा भी है। किसने? लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि राज्य में अगर न्याय का दीपक बुझ जाए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना घना अंधेरा होगा, है ना। क्या कहा उन्होंने कहा है कि राज्य में अगर न्याय का दीपक बुझ जाए तो कितना घना अंधेरा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस बात से, अर्थात उनकी इस परिभाषा से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्याय कितना महत्वपूर्ण पक्ष है। तो दोस्तों, न्याय के बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। न्याय के बिना किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता को जीवित नहीं रखा जा सकता। न्याय के बिना संपत्ति को भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यहीं पर यह कहने का प्रयास किया गया है, न्याय के बिना समाज और राज्य मरणशील है, अर्थात मरने के समान ही है एक तरह से। अगर किसी राज्य में या समाज में न्याय नहीं है तो उस राज्य और उस प्रकार के समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और न्याय का अर्थ अब समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्याय का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है दोस्तों। तो न्याय जो है, आप सभी जानते हैं, न्याय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जस्टिस बोलते हैं ना, जस्टिस बोलते हैं। और ये जस्टिस कौन सा वर्ड है भाई? अंग्रेजी भाषा का वर्ड है। तो ये जस्टिस कहां से बनकर आया? लैटिन भाषा के जस शब्द, JUS, जस। तो लैटिन भाषा के जस शब्द से ही ये जस्टिस का निर्माण हुआ है। और उस जस का अर्थ होता है जोड़ना, आपस में जोड़ना या बांधना। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई? लोगों को आपस में उनके व्यवहार के साथ बांधना या ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया करना जिससे लोग आपस में जुड़ के रहे, मिलकर रहे, समाज में सामूहिक रूप से रहे, राज्य में सामूहिक रूप से रहे। इसी का नाम तो न्याय है ना। इसकी अन्य शब्दों में अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके,
प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने गौरव के साथ जी सके, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्राप्त हो सके, इन सारी बातों का ध्यान रखना ही किसका कार्य है? न्याय का कार्य है। अर्थात दोस्तों आप खुद स्वयं सोचकर देखिए कि अगर न्याय वाली धारणा आज हमारे बीच से हट जाए तो मुझे बताइए, क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी फिर से समाज में लागू नहीं हो जाएगी? अगर न्याय को हटा दिया जाए तो भाई न्याय व्यवस्था ही तो है जो हर मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र को लेकर चल रही है और व्यवस्थित रूप से चल रही है। न्याय नहीं होगा तो संवैधानिक व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, न्याय नहीं होगा तो समाज जो है अपना विकृत रूप धारण कर लेगी, न्याय नहीं होगा तो न्यायपालिकाओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, न्याय नहीं होगा तो जीवन के प्रत्येक पक्ष में भ्रष्टाचार के साथ ही साथ में दोस्तों जो प्रभावशाली या शक्तिशाली लोग हैं सिर्फ उनका अस्तित्व बचेगा, जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं या कहे कि जो निर्धन या शक्तिहीन वर्ग है उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं होगा, और जब न्याय नहीं होगा तो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, उनके संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? इसका कुल मिलाकर के अर्थ यह हो जाता है कि वो व्यक्ति जो व्यक्ति निर्धन है या शक्तिहीन है उसके आवश्यक या कहे कि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, जो जीवन उपयोग के लिए, जीवन यापन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका भी दोस्तों वो जुटा नहीं पाएगा और अंततः उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इन सब बातों को लेकर के हम एक निष्कर्ष पर तो पहुंचते हैं कि न्याय समाज हो या राज्य हो या प्रत्येक व्यक्ति ही क्यों ना हो, हर एक के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अब प्रश्न ये आता है कि ठीक है, ये समझ लिया हमने कि न्याय का महत्व तो इतना प्रभावशाली है, तो इसका भाई अर्थ क्या है? तो अर्थ सिंपल शब्दों में ऐसा समझिए कि जिस न्याय की हम बात कर रहे हैं ना, वो न्याय है लोगों को आपस में जोड़ना, उनके व्यवहार के साथ में, उनकी क्रियाओं के साथ में, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ में आपस में लोगों को जोड़ के रखना, व्यक्तियों को या समुदायों को या सभी समूहों को, सामाजिक समूहों को आपस में जोड़कर रखना, एक सूत्र में बांधकर या जोड़कर रखना ही न्याय होता है। अतः किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, राज्य की व्यवस्था बनी हुई है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि हर एक व्यवस्था में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको न्याय अवश्य दिख जाएगा, कि न्याय की उपलब्धता अवश्य दिखेगी। इसीलिए कहा गया है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो आपस में सभी व्यक्तियों को या समुदायों को आपस में जोड़कर रखती है, और किसी न किसी व्यवस्था का नाम ही यहां पर न्याय कहा गया है। मतलब कि व्यवस्था को बनाए रखना, व्यवस्था को बना के रखने के लिए, व्यवस्था इसी कैसी बनी रहे उसके लिए न्याय की परम आवश्यकता होती है। क्योंकि किन्हीं तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ही दोस्तों ये व्यवस्था बनती है। कौन तत्व? समाज के जो विभिन्न तत्व होते हैं, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के दायित्व और अधिकार, इनको एक दूसरे से जब जुड़ते हैं, एक का दायित्व एक का अधिकार, एक व्यक्ति का दायित्व दूसरे का अधिकार, जब ये आपस में मिलेंगे तो यहीं पर तो न्याय का उद्भव होता है। भाई मेरा, देखिए आपका अधिकार है मुझसे पढ़ना, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा कर्तव्य हो जाएगा। आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें पढ़ाइए, तो आपको पढ़ाना आपका ये अधिकार है, और आपको पढ़ाना, टाइम पर आपको लेक्चर देना, ये मेरा क्या है? कर्तव्य है। ये जब आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे आपकी डिमांड है, आवश्यकता है, उसी अनुसार मैं सप्लाई कर रहा हूं, अर्थात मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, तो ये यहाँ पर न्याय है। लेकिन कहीं अगर आपको आवश्यकता है आज और मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं 8 दिन बाद, तो यहां पर आपके साथ न्याय नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि दोनों को आपस में जोड़कर रखना, एक व्यक्ति का दायित्व होगा, दूसरे का अधिकार होगा। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहीं पर न्याय उत्पन्न होता है। इसी को न्याय व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था बनी हुई है ना। तो इसीलिए इसको दोस्तों यहां पर न्याय को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अन्य और सिंपल शब्दों में समझे तो इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। क्या कहा मैंने? कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है, और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है, समाज का गौरव भी एज इट इज बना रहता है। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि न्याय जितना सिंपल वर्ड दिख रहा है, जितना सिंपल शब्द दिख रहा है ना, उतना आसान ये सिंपल नहीं है।
ये सिर्फ दिखने में बहुत चॉकलेटी तरह लगता है, मतलब बहुत इजी लगता है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। इसको परिभाषित करना बहुत जटिल है। बड़े बड़े विद्वान इसको ठीक से परिभाषित नहीं कर पाए, मतलब ठीक से अर्थात कि कंप्लीट रूप से परिभाषित नहीं कर पाए। और इसी कारण से मैं ऐसे ही अफवाहबाजी में नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई विद्वान इसको परिभाषित नहीं कर पाए। दरअसल अगर कोई विद्वान इसको कंप्लीट परिभाषित कर पाते तो यहां पर कुछ विद्वान तो होते कम से कम जिनका एक मत होता, अर्थात कुछ विद्वान तो ऐसे होते जो एक जैसी परिभाषा देते। यहां पर जितने भी विद्वानों ने न्याय की परिभाषा दी है, सबने अलग अलग परिभाषाएं दी है। किसी ने राजनीतिक क्षेत्र को चुना, किसी ने आर्थिक क्षेत्र को चुना, किसी ने सामाजिक क्षेत्र को चुन लिया, तो किसी ने क्या, लेकिन प्रत्येक जितने भी जो यहां पर विद्वान रहे हैं उन्होंने कई प्रकार की इसको परिभाषा दी है, इनकी कई प्रकार से इसको परिभाषित किया है। तो उसमें से कुछ परिभाषाएं मैं आप लोगों को लेकर, जैसे कि इंस्पेक्टर, पहली परिभाषा में स्टार्टिंग में कौन सी इस्तेमाल की थी दोस्तों? लॉर्ड ब्राइस की। लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा था? उसको परिभाषा में कोट कर सकते हो आप लोग। उन्होंने कहा था कि राज्य में यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो कितना घना अंधेरा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो यह भी उनकी परिभाषा ही है, न्याय के महत्व को उजागर करते हुए। इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि न्याय शक्तिशाली व्यक्ति के अस्तित्व का आधार है। शक्तिशाली व्यक्ति के अस्तित्व का आधार है न्याय। अब यह शक्तिशाली की जगह इन्होंने शक्तिशाली कहा है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर समझना है तो शक्तिशाली की अपेक्षा प्रत्येक कर दीजिए यहां पर। तो न्याय प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व का आधार है। न्याय नहीं होगा तो किसी व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। यह हर्बर्ट स्पेंसर साहब का कहना है। इसी प्रकार से साल्मन ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाने में सहायता करता है। आई होप क्लियर होगा। न्याय का अब तक का अर्थ पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम कुछ दोस्तों न्याय के प्रकारों की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्याय का जो उल्लेख किया गया है हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। किस की? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा कहां पर की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। उसके आधार पर उसका जो प्रस्तावना में जिस प्रकार के न्याय की बात की गई है, उस पर भी चर्चा करते हुए 2 अन्य प्रकार के न्याय को भी हम समझेंगे, जो हमारे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे ज्ञान के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। नैतिक उसके अलावा दोस्तों एक हम करेंगे आचार संहिता वाला न्याय। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 न्याय पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले संविधान के अकॉर्डिंग सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय, फिर नैतिक न्याय और लास्ट में दोस्तों जिसमें आपको बताया प्राकृतिक न्याय की बात करेंगे। तो इन 5 न्याय की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। इनको बस सटीक रूप से समझ लीजिए, आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी इसमें शेष नहीं बचेगा फिर, है ना। तो अभी तक के इतने भाषण के द्वारा आप इतना तो समझ चुके हैं कि न्याय का अर्थ क्या है दोस्तों। अब देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बारीकी से बताता हूं। जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, और जो वाकई में यहां से थोड़े मजबूत होंगे ना, वो अब मेरे इतने जो मैंने आपको अभी तक अर्थ बताया है ना, अर्थ और परिभाषा बताई है, इससे एक पॉइंट वो अपना और मजबूत कर लेंगे। कौन सा? न्याय के महत्व वाला। अब यहां न्याय के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक मैंने सिर्फ न्याय की तारीफ की है, न्याय के महत्व के बारे में बताया है। न्याय का क्यों आवश्यक है, समाज हो या राज्य हो या प्रत्येक व्यक्ति ही क्यों ना हो, हर एक के जीवन के लिए, हर एक के अस्तित्व के लिए न्याय क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो ये सारी बातें मैंने यहां पर की है। तो देखिए, कंसेप्ट को समझने का अगर प्रयास करेंगे ना, तो पॉइंट कौन सा लिखना है, क्या लिखना है, ये अपने आप निकल के बाहर आएगा। याद रखिएगा, मैंने यहां पर सिर्फ आपको 2 पॉइंट ही पढ़ा रहा हूं, अर्थ और प्रकार। अर्थ और प्रकार, तो अर्थ के माध्यम से आप अगर इसका अर्थ समझ जाते हैं न्याय का, तो आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं दोस्तों। इसकी विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं, इसके महत्वों का वर्णन कर सकते हैं, इसके लक्षणों का वर्णन भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम न्याय के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। न्याय के प्रकारों में 5 प्रकार के न्याय पर हम चर्चा करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और प्राकृतिक। दोस्तों चलिए अंदर चल के ही समझते हैं इसको, क्योंकि फिर डबल टाइम लग जाएगा। बाहर समझाने के बाद में जब इसका यहाँ डाटा भी आपको क्लियर करके बताना होता है, क्योंकि
क्लास के बाद में आप इसके पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और फिर जब उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी अगर आ गई किसी टर्मिनोलॉजी में तो फिर आप वहां उलझ के रह जाएंगे। इसलिए मैं व्यवहारिक रूप से समझाने के साथ ही साथ में आप लोगों को ये स्लाइड भी जो है पढ़ करके और इसको क्लियर मतलब इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपका डाउट बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, कोई डाउट ही ना बचे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय को आप इस प्रकार समझिए कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, है ना। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार प्राप्त होना चाहिए, या ऐसे कहें कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर मिलना चाहिए। यहां पर कुछ आधार दिए गए हैं जैसे लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान या विभिन्न प्रकार के किसी भी आधार पर सामाजिक मनुष्यों के अंदर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जब सरकार किसी प्रकार की का कोई भी सुविधा जब प्रोवाइड करती है जनता के लिए तो उसको जो है किसी को ये बोलकर कि आपका धर्म अलग है या ये बोलकर कि आपकी जाति अलग है या आप काले हो, वेशभूषा आप इस प्रकार का है ना पहनावा रखते हो, या आप जो है फलाने स्थान पे पैदा हुए थे या आप इस संप्रदाय से बिलोंग करते हो तो हम आपको ये सुविधा नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ना ही ऐसा कहा जा सकता है कि आप विशेषकर इस धर्म से या इस जाति से या इस रंग के या वेशभूषा से हो इसलिए सरकार आपको ये फैसिलिटी दे रही है, ये भी नहीं हो सकता। इसी को कहा जाता है दोस्तों सामाजिक न्याय, अर्थात समाज में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना, अर्थात समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होना। किस चीज के अवसर? अपने आप का विकास करने के, है ना। तो अपने खुद का विकास करना क्या होता है दोस्तों? वो होता है व्यक्तित्व का विकास करना। क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास करना। तो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, और इस विकास करने के अवसर सबको मिलना चाहिए, फिर चाहे कोई विकास करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, अब इस लेक्चर को आगे चल करके लाखों लोग देखने वाले हैं। उन लाखों में से जरूरी नहीं कि 1 लाख स्टूडेंट देखेंगे तो 1 ही लाख पूरे के पूरे अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर लेंगे लेक्चर के माध्यम से। उसमें से कुछ स्टूडेंट ही होंगे जो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करेंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इसको अन्यथा ले लेंगे, बस एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम में लिखने के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। संभवतः कि थोड़ा बहुत हमारे द्वारा आपको समझ भी आ जाता है और कुछ डाटा भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप लेक्चर देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने पूरे मनोभाव से देख रहे हैं, जो यहां पर पूरी तरह सीखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों डाटा ये सब तो वो अच्छे से जानते हैं कि किसी भी किताब से मिल सकता है, किसी भी कोचिंग से कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं भी नोट से मिल जाएगा, लेकिन इसको अच्छे से समझना, समझ के उस चीज को अप्लाई करना, है ना। अब रियल लाइफ में जब अप्लाई करोगे तो एग्जाम में क्यों नहीं कर पाओगे भाई? या फिर कहें कि एग्जाम में जब आप कर सकते हो, लिख सकते हो इन चीजों को, अपने भावों को लिख सकते हो, तो इसको रियल लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? जब ये ज्ञान बढ़ेगा ना तो हर एक क्षेत्र में आपके इस्तेमाल अर्थात काम में आने वाला है। तो कहने का अर्थ यहीं पर यही है कि व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास का पूर्ण सर्वांगीण विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का, इसके अवसर उपलब्ध होना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। आर्थिक न्याय की बात करें तो सामान्य रूप से अगर आर्थिक न्याय की बात करें दोस्तों तो आर्थिक न्याय क्या होता है? सामान्य रूप में क्या होता है भाई? किसी भी व्यक्ति के साथ में आर्थिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सरकार के द्वारा राशन बांटा जाता है, राशन की दुकान पर राशन बांटा जाता है, सरकारी राशन जो होता है, आप अच्छे से जो समझते हैं, पूरे देश में चल रहा है ना। तो ये बताइए क्या आर्थिक रूप से अगर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तो वो जो राशन दिया जाता है वो सभी को दिया जाना चाहिए, अर्थात कोई भी जाए और अपने हिस्से का राशन लेकर आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, आप कहेंगे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समाज के एक विशेष वर्ग को ही वो राशन दिया जाता है ना। अब यहां पर बताता हूं मैं क्यों दिया जाता है। वहां पर न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पर भी न्याय हो रहा है, सरकार न्याय कर रही है। लेकिन जब सामान्य अर्थ में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो वो अन्याय है, वो न्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर समाज के जो ऊंचे वर्ग हैं, जो धनी वर्ग हैं, उनके साथ में जो है भेदभाव किया जा रहा है। गरीब वर्ग को वो राशन दिया जा रहा है और जो धनवान वर्ग है उसे राशन नहीं दिया जा रहा है। सामान्य अर्थों में तो यही हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से आर्थिक न्याय का अर्थ यह होता है दोस्तों कि दो विभिन्न वर्गों में इतना अंतर नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग तो अपनी रोटी भी नहीं कमा पा रहा है और एक वर्ग जो है दोस्तों वो अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है या विलासिता के साधनों में इतना पैसा खर्च कर रहा है जिससे कि उस पूरे वर्ग का विकास हो सकता है ना। तो इतना अंतर भी नहीं होना चाहिए।
कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि जब तक उस निचले वर्ग का विकास ना हो जाए, जब तक उस निचले वर्ग की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी ना हो जाए, तब तक समाज का कोई भी धनी वर्ग आरामदायक या विलासिता के साधनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, या उसको अधिकार नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ है? चलिए अब ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, आपका और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जो सामान्य रूप से मैंने न्याय की बात की है, आर्थिक न्याय की, वो दोस्तों यहां पर आपको नकारात्मक स्वरूप में देखने को मिल जाएगा। तो जो सामान्य अर्थ है न्याय, आर्थिक न्याय का, जो आर्थिक न्याय का सामान्य अर्थ है वो है नकारात्मक न्याय। नकारात्मक न्याय क्या कहा? आर्थिक आधार पर समाज के सदस्यों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये नकारात्मक न्याय की परिभाषा है। लेकिन जब सकारात्मक बात करते हैं, सकारात्मक अर्थात कि सही न्याय, सही न्याय क्या होगा? तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होना चाहिए, समाज के भौतिक साधनों का बंटवारा इस प्रकार से हो कि कोई भी उससे वंचित ना रहे, और विशेषकर जिसको उस साधन की आवश्यकता है उसके पास वो साधन पहुंचे, ना कि अनावश्यक वर्ग के या अनावश्यक व्यक्ति के पास में। समझ रहे ना? वही राशन वाली बात, भाई जिसको राशन की आवश्यकता है वास्तविक रूप से उसको राशन मिलना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को जो बांटने की कंडीशन में हो, है ना, उसको बांटने की, उसको राशन देने की आवश्यकता नहीं है। समाज के वर्गों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यही सकारात्मक अर्थ होता है किसका? न्याय का। तो राज्य द्वारा अपनी आर्थिक नीतियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पूंजी के संकेंद्रण को बढ़ावा ना मिले, मतलब जो धनी वर्ग है वो पूंजी को एकत्रित करके अपने पास जमा ना करे, है ना। और मतलब कुल मिला करके एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार से बनाए कि धनी और धनी ना हो, गरीब और गरीब ना हो, बल्कि धनी जो है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो गरीब हो जाए, वो स्थायी उसका जो है वो धनी ही बना रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो निचला वर्ग है उसका विकास हो करके उसकी प्रगति हो, वो अपना व्यक्तित्व का विकास कर पाए, इतने साधन उस तक पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है दोस्तों वो है राजनीतिक प्रकार। राजनीतिक प्रकार को मैं लास्ट वाले सेशन में भी बहुत अच्छे से समझा चुका था, जब हम लोग समानता की बात कर रहे थे, तब राजनीतिक समानता की बात की थी। तो राजनीतिक समानता में जो डिस्कस किया था ना, वही यहां पर राजनीतिक न्याय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? राजनीति में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, राजनीति में भाग लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देना ही राजनीतिक न्याय कहलाता है। किसी के साथ में धर्म का बोलकर, जाति का बोलकर, लिंग का बोलकर कि आप औरत हैं, है ना, आप जो है पुरुष हैं या स्त्री है इसलिए आपको अधिकार नहीं दिया, तो ये सारी बातें बोल करके आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। वही होता है दोस्तों राजनीतिक न्याय, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में सम्मिलित होने का अधिकार होना चाहिए, किसी पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार उसके पास होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति का एक हिस्सा बनने के लिए अधिकार होना चाहिए। तो जब उसको ये अधिकार मिलते हैं समान रूप से बिना किसी भेदभाव के, वही यहां राजनीतिक न्याय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बाकी आपके सामने ये खुला रहा है, इसको आप पढ़ेंगे, चलिए पढ़ के बता देते हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, वो जो मैंने बोला है। और इसीलिए तो हमारे देश में एक मताधिकार की व्यवस्था है। कौन सी? वयस्क मताधिकार की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो व्यक्ति वयस्क हो चुका है उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार सभी राजनीतिक पदों के लिए निर्वाचित हो सकने का अधिकार भी प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए कि भाई अगर आपकी इच्छा है आपको प्रधानमंत्री बनना है तो जाइए चुनाव लड़ लीजिए, अगर आप जीत जाते हैं तो आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, आपसे कोई भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपको फलाना टीम का जो भी बनना है, जाइए आप जो है चुनाव लड़िए। अगर जनता आपको जिताती है तो निश्चित रूप से जो है आप वहां के एक सक्षम, है ना, कार्यशील और जो भी है जागृत नेता के रूप में आप उभरेंगे, बनेंगे। तो किसी भी प्रकार से राज्य यहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यही राजनीतिक न्याय होती है। नैतिक न्याय की दोस्तों बात करें तो देखा यार, नैतिक न्याय तो एक ऐसा न्याय है जिसके बिना, है ना, जीवन क्या एक सांस भी नहीं ले सकते हो भाई। नैतिक न्याय तो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है। नैतिकता के बिना मनुष्य नहीं रह जाएगा। अगर नैतिकता मनुष्य के अंदर से निकाल दी जाए तो वो एक पशु के समान आचरण करने लगेगा। अर्थात मनुष्य समाज से अगर नैतिकता का हरण कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, तो इस समाज में पशुचारिता के अलावा कुछ नहीं बचेगा। प्रत्येक मनुष्य पशु बन जाएगा।
है ना। एक नैतिकता ही है जो मनुष्यों को मनुष्य बनाकर रखती है। इसीलिए कहा गया है कि नैतिक न्याय आजकल की धारणा नहीं है, बल्कि ये परंपरागत धारणा है जो प्राचीन अर्थात कि मानव के उद्भव से ही चली आ रही है। जब से मानव ने मानव बनकर जीना सीखा है, तब से ही ये नैतिक न्याय वाली धारणा चली आ रही है। तो न्याय की जो अवधारणा होती है, चाहे हम अपने न्यायालय में देख लें, अपने परिवार में देख लें, अपने मित्र गणों में देख लें, कहीं पर भी जहां पर भी हमें न्याय प्राप्त होता है, उस प्रत्येक न्याय में नैतिकता सम्मिलित होती है। बिना नैतिकता के न्याय को न्यायालय में अवैध घोषित कर दिया जाता है। याद रखिएगा, बिना नैतिकता वाले न्याय को न्यायालय भी दोस्तों उसे अवैध घोषित कर देता है ना। तो बिना नैतिकता के न्याय का कोई मूल नहीं है, ठीक है ना। तो न्याय की अवधारणा प्रत्यक्ष रूप से नैतिकता पर आधारित होती है और नैतिकता नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। संसार के कुछ नियम सर्वव्यापक है, परिवर्तनशील है और प्राकृतिक होते हैं। इसके अनुसार होने वाले व्यवहार को ही नैतिक न्याय कहते हैं। सिंपल शब्दों में आप समझ चुके हैं। नैतिकता जो है दोस्तों नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। याद रखिएगा, जिस प्रकार से न्याय नैतिकता पर आधारित होता है, तो नैतिकता नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। नैतिक मूल्य कहां से आते हैं? संसार के कुछ प्राकृतिक नियम है, संसार के कुछ प्राकृतिक नियम है, उन प्राकृतिक नियमों से ही आपको नैतिक मूल्य प्राप्त होते हैं, है ना। तो जो इन मूल्यों के द्वारा जो भावनाएं, जो व्यवहार इंसानों का निकल के आता है, जैसे कि आज किसी पशु अगर कोई जानवर आपके सामने घायल हो जाए, तो आपका मन क्या बोलेगा? यार ये क्या, भले ही आप उसकी मदद ना कर पा रहे हो किसी कारणवश, लेकिन कुछ मनुष्य तो जो है नैतिकता उनमें ज्यादा होने के कारण वो उस पशु की मदद करने के लिए उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। लेकिन भले ही आपको कोई कारण रहा होगा, आपने कहीं पर देखा उसे नहीं मदद कर पाए, तो कम से कम आपके मन में एक भाव तो आएगा, अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था बेचारे के साथ, है ना। तो जो आप उसके साथ में ये सहानुभूति दिखा रहे हैं ना, ये सहानुभूति क्या है? यही तो नैतिकता है, यही आपके नैतिक मूल्य है। और ये नैतिक मूल्य आते कहां से? तो दोस्तों ये संसार के जो प्राकृतिक नियम है उन नियमों से प्राप्त होते हैं ये नैतिक मूल्य, ठीक है ना। तो इसके अनुसार जो इंसान व्यवहार करता है वही नैतिक न्याय कहलाता है, इस नैतिक न्याय को करने के लिए कोई आपको प्रताड़ित नहीं करता, कोई बोलता नहीं है। जितना मनुष्य नैतिक होगा उसी प्रकार से ये व्यवहार करेगा, उतना ही समाज में ये नैतिक न्याय प्रदान कर पाएगा। याद रखिएगा। तो दोस्तों जैसे हम कहते हैं ना कि प्रत्येक धर्म में क्या है, अरे धर्म क्या सिखाता है हमें, चाहे इस विश्व का कोई सा भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म हमें नैतिकता सिखाते हैं, प्रत्येक धर्म हमें नैतिकता का ही तो पाठ पढ़ाते हैं, है ना। ताकि नैतिकता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अगर जाग जाए तो विश्व शांति कायम करना संभव सा दिखने लगे। अभी तो संभव नहीं लगता है, परंतु हाँ, अगर प्रत्येक व्यक्ति नैतिक हो जाए, नैतिक नियमों का पालन करने लगे, तो विश्व शांति एक संभव सा प्रयास नजर आने लगता है। क्लियर है। लास्ट बचता दोस्तों प्राकृतिक न्याय। ये प्राकृतिक न्याय क्या होता है यार? एक वो न्याय जो हमें ना तो राज्य ने प्रदान किया है, ना हमें परिवार ने प्रदान किया है, ना किसी इस पूरे विश्व में किसी ने, बल्कि ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए हैं। मतलब प्रकृति के जो नियम होते हैं, जो प्रकृति के जो प्राकृतिक नियमों पर, उस न्याय की बात हम यहां कर रहे हैं, जो प्राकृतिक न्याय पर या प्राकृतिक नियमों पर या प्रकृति के औचित्य पर जो न्याय आधारित हो, उन्हें प्राकृतिक न्याय कहते हैं। समझिए, प्राकृतिक नियमों या औचित्य पर जो आधारित होते हैं उन्हें प्राकृतिक न्याय कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो न्याय प्राकृतिक नियमों के अलावा निष्पक्षता, औचित्य, ईमानदारी पर आधारित होते हैं, उसे भी हम प्राकृतिक न्याय के नाम से जानते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जिस न्याय की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से, वो हमें किसी और ने प्रदान नहीं किया, बल्कि हमें प्राकृतिक रूप से जो न्याय प्रदान होता है वही प्राकृतिक न्याय कहलाता है। और ये प्राकृतिक न्याय जो है दोस्तों प्रकृति के नियमों पर आधारित होता है, प्रकृति के औचित्य पर आधारित होता है, उसे ही प्राकृतिक न्याय कहते हैं। इन नियमों के अलावा भी अगर बात करें तो जो नियम या जो न्याय निष्पक्ष हो, किसी के पक्ष में ना हो, जो न्याय औचित्य पर आधारित हो, या जो न्याय पूरी ईमानदारी से किया जाता हो, वही प्राकृतिक न्याय है। क्लियर है। तो प्राकृतिक न्याय की न्यायालय में मान्यता है, प्राकृतिक न्याय को न्यायालय में मान्यता दी गई है। जो कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध होगा उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है न्यायालय में भी।
आई होप बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष पे तो अब आप स्वयं पहुंच चुके हैं, है ना, सेशन के माध्यम से भी। और अब इतना समझने के बाद, टॉपिक का इतना मंथन करने के बाद, तो अब आप निष्कर्ष तो क्या, अगर मैं कोई सा भी पॉइंट आपसे बोलूंगा ना, तो शायद अब आप 100% कर पाएंगे। आई होप कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतना समझाने के बाद, इतना बोलने के बाद तो अब आप कर ही लेंगे, इतना मुझे, इतनी मुझे, हाँ, लेकिन शुरू से लेकर एंड तक अगर आपने पूरे कंसिस्टेंटली अगर लेक्चर को देखा, सेशन को देखा है, तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। अब जितने भी टॉपिक दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, इसका यही रीजन होता है कि यार क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक एक दूसरे से मर्ज होते हैं, है ना, और इसीलिए बोलते हैं कि क्रम अनुसार टॉपिकों को देखें, इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। आपका जो एक मस्तिष्क में एक चेन बनेगी, एक लिंक बनेगी कि वास्तविक रूप से समानता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, न्याय क्या होते हैं। जब इनको एक साथ समझोगे ना, तो अपने आप आपके मस्तिष्क में एक लिंक बनने लगेगी कि यार ऐसा कुछ होता है ना। नहीं तो पता चले कि न्याय आज देख लिया, एक हफ्ते बाद स्वतंत्रता को देख रहे हैं, फिर उसके 2 दिन बाद आप जो है राजनीति विज्ञान का अर्थ समझ रहे हैं, फिर कभी लेकर उसकी आलोचना, मतलब कुछ भी तो कभी भी देखने से क्या होगा, सिर्फ आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, वो भी सटीक रूप से नहीं कर पाओगे। रटन विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा उस वहां पर पास होने के लिए, या कुछ नंबर प्राप्त करने के लिए रटन विद्या का इस्तेमाल करना होगा, मतलब रटना होगा आपको वहां पर। लेकिन अगर क्रम अनुसार सभी टॉपिकों को देखेंगे, तो वहां पर टॉपिक वाइज टॉपिक आप क्लियर कर पाएंगे, और वहां के हर एक कंसेप्ट पूरी तरह से मस्तिष्क में क्लियर होगा। उस क्लियरिटी से होगा क्या दोस्तों, पूरा सब्जेक्ट आप एक चेन की तरह, एक मतलब जो माला में जो मोती होते हैं ना, तो माला पूरे एक सब्जेक्ट को समझ लीजिए, और मोतियों को आप टॉपिक समझ लीजिए। अगर वहां से एक भी टॉपिक निकला ना, तो पूरे माला का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार से जैसे एक मोती अगर उस माला से निकाल ले, धागा कट जाए और वो मोती निकल के गिर जाए ना, तो पूरी माला ही बिखर जाती है। उसी तरह से आपके सब्जेक्ट में जो टॉपिक क्रम अनुसार दिए गए ना, उसमें से अगर एक टॉपिक को भी आपने अगर समझने में छोड़ दिया ना, तो आपकी वो माला कभी बन ही नहीं पाएगी। और दोस्तों वास्तविकता तो यही है कि जो सब्जेक्ट आपको दिया गया, उस सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है ना, तो आपको प्रत्येक टॉपिक व्यवहारिक रूप से समझने की नितांत आवश्यकता है, अति नहीं, नितांत आवश्यकता है। चलिए निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। ये मैं आपको सबसे, इस सेशन स्टार्ट किया उस समय ही बताया था मैंने आप लोगों को, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हमें दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर है। तो नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश भी किया गया है। तो अब यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा, आपके सिलेबस का आवश्यक नहीं है, लेकिन एक आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज का, याद रखिए। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन मौलिक अधिकारों के अंतर जब हम बात करते हैं कि हमें मौलिक अधिकार कितने न्याय पर प्राप्त है दोस्तों, तो 2 न्याय पर प्राप्त है। कौन कौन से है दोस्तों, वो सामाजिक और राजनीतिक। याद रखिएगा, सामाजिक और राजनीतिक। पहले आर्थिक मौलिक अधिकार भी था, लेकिन उसको हटा करके अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वो जब हम संविधान पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में संविधान ही स्टार्ट होने वाला है हमारा, ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में, तो वहां पर बहुत अच्छे से समझाएंगे, बात करेंगे कि एक्चुअल में जो न्याय हमें, जो न्याय आर्थिक न्याय या आर्थिक अधिकार जो हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त था, उसे क्यों हटाया, किस प्रकार से हटाया और अब वो कहां पर है, तो सारी बातें हम करेंगे। बस अब फिलहाल इतना याद रखिए, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें से आर्थिक न्याय को अब हटा दिया गया है ना, प्रस्तावना में आज भी है, लेकिन मौलिक अधिकारों के रूप में सामाजिक और राजनीतिक 2 प्रकार के न्याय हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। दैट्स ऑल। सेशन होता है कंप्लीट दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे समझ आया या नहीं आया। जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या वो आप लोगों के लिए सही है, क्या मैं सही दिशा में अग्रसर हो रहा हूं, मुझे भी पता चलना चाहिए, है ना, कि भाई आपके हिसाब से मैं आप लोगों को कन्विंस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। जो डाटा है, उस डाटा को मैं आपके मस्तिष्क में डाल पा रहा हूं कि नहीं डाल पा रहा हूं, ये मुझे पता चलना चाहिए। और ये पता कब चलेगा, जब आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अर्थात जब आप मुझे बताएंगे। और आप कैसे बता सकते हैं, भाई आप मेरे कान में आकर तो बोलोगे नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वो ज्यादा लंबी चौड़ी कमेंट नहीं लिखनी है ना, यस लिखना, ओनली यस लिखना है बस। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, यस
या यस ओनली चलेगा, ठीक है ना। मान सम्मान देने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, तो यस सर करने के लिखने की भी आवश्यकता नहीं, आप बस यस लिख दीजिए, मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है। वो समझ नहीं आ रहा है तो यस की अपेक्षा या फिर या कुछ भी जो आपको समझ के कहां पर आपको डाउट है वो आप कमेंट करके लिखिए, मुझे बताइए जरूर, जिससे मुझे पता चले कि यार आपको समझने में कहां पर समस्या आ रही है, ताकि मैं उस बीमारी का इलाज कर पाऊं, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन जो होने वाला है हमारा वो होगा अधिकार पर। किस पर? अधिकार पर। इसमें विभिन्न प्रकार के जितने भी अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्रोवाइड किए गए हैं, वो सारे अधिकारों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले, जाने से पहले थैंक यू, और इसके साथ ही साथ में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप कंसिस्टेंटली 3rd ईयर तक हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, प्रत्येक सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए स्मूथ तरीके से, लेक्चर विद नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इस प्रक्रिया के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार के लिंक आपको वहीं पर ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।